नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की अर्थव्यवस्था की उन बड़ी बड़ी सुर्खियों और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क को समझेंगे। बाहर से देखने पर हमारे आर्थिक आंकड़े बहुत ही शानदार लगते हैं, लेकिन अंदर की कहानी असल में कुछ और ही बयां कर रही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आम नागरिक की जेब इतनी खाली क्यों लग रही है? एक तरफ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ गिरती हुई करेंसी, बढ़ती महंगाई और आम आदमी की पहुंच से दूर होते घरों की हकीकत। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक विकास के इस विरोधाभास की। और यहीं से सामने आती है हमारी पहली जमीनी हकीकत, सोना और हमारा लगातार गिरता हुआ रुपया। क्या हमें पता है कि हमारी सांस्कृतिक आदतें सीधे तौर पर राष्ट्रीय मुद्रा पर कैसा असर डाल रही हैं? भारत हर साल करीब 800 टन सोना बाहर से मंगवाता है, और अगर देश के अंदर के उत्पादन की बात करें तो वो सिर्फ 1 टन के आसपास है। अब जाहिर सी बात है, इस भारी भरकम आयात का बिल चुकाने के लिए डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे रिजर्व को तेजी से खाली कर रहा है। इसी चीज को देखकर आर्थिक विशेषज्ञों की एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आई है। उनका मानना है कि हम जल्द ही रुपए को डॉलर के मुकाबले 150 के स्तर तक गिरते हुए देख सकते हैं। ये कोई हवा में तीर नहीं है, बल्कि उस गणित का नतीजा है जिस रास्ते पर अभी अर्थव्यवस्था चल रही है। वैसे ये गिरावट कोई नई बात नहीं है। पिछले 14 सालों के आंकड़े ही देख लीजिए, रुपया डॉलर के मुकाबले पहले ही लगभग 60% तक टूट चुका है। अर्थशास्त्र की किताबों में तो हमने यही पढ़ा है ना, कि करेंसी के गिरने से देश का निर्यात यानी एक्सपोर्ट बढ़ता है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। असल में भारत का निर्यात जीडीपी के 25% से गिरकर 21% पर आ गया है। जब कच्चा माल ही इतना महंगा आएगा, तो ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कैसे होगी? वहीं वियतनाम जैसे देश अपनी करेंसी को स्थिर रखकर भी निर्यात में आगे निकलते जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी हकीकत की तरफ। ये जुड़ा है हमारी महंगाई नापने के तरीके से, जिसमें शायद कुछ बड़ी कमियां हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई को जरा ध्यान से देखिए। इसमें लगभग 46% वेटेज सिर्फ खाने पीने की चीजों को दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, ये मीट्रिक 2011 की जरूरतों पर आधारित है। तो सीधी सी बात है, अगर प्याज या दाल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो सरकारी आंकड़े यही कहेंगे कि महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन क्या आज के समय में जरूरतें सिर्फ प्याज और अनाज तक सीमित हैं? सीपीआई मुख्य रूप से उन चीजों को ट्रैक करता है जो शायद चुनावों के लिए ज्यादा अहम हैं, जबकि आज एक आम शहरी नागरिक अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ केयर और इंटरनेट पर खर्च कर रहा है, जिनका इंडेक्स में वेटेज ना के बराबर है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत का डायग्नोस्टिक्स हेल्थकेयर बाजार करीब $15 बिलियन का है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये हमारा रोजमर्रा का एक बहुत बड़ा खर्च है। लेकिन पुरानी महंगाई नापने वाले मैट्रिक्स में इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। सच्चाई तो ये है कि पूरे भारत के लिए कोई एक अर्थव्यवस्था है ही नहीं। कमाई और खर्च करने की आदतों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ असल में 17 अलग अलग भारत बसते हैं। इसलिए एक सिंगल नंबर से अलग अलग आय वर्ग और क्षेत्रों की महंगाई को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। चलिए तीसरी हकीकत पर आते हैं, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का संकट, या यूं कहें कि अपने घर का टूटता हुआ सपना। इस सेक्टर के बारे में एक और डराने वाली भविष्यवाणी है कि ज्यादातर भारतीय शायद कभी अपना खुद का घर नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट अब रहने के लिए घर कम और निवेश करने का एक साधन ज्यादा बन चुका है। नए बन रहे घरों की सप्लाई को देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा असंतुलन है। नए घरों में सिर्फ 12% अफोर्डेबल हाउसिंग की श्रेणी में आते हैं। वहीं 50% से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है। बिल्डर्स वही बना रहे हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा दिख रहा है। ये आंकड़ा तो और भी हैरान कर देने वाला है। देश में 2 करोड़ घर बनकर तैयार हैं, लेकिन वे पूरी तरह से खाली पड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ 1.9 करोड़ घरों की भारी कमी भी है। लोग घर लेना चाहते हैं, लेकिन जो बन रहा है वो उनके बजट में ही नहीं है। तो फिर इन खाली घरों को खरीद कौन रहा है? असल में रियल एस्टेट को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ एनआरआई रेमिटेंस का पैसा आ रहा है, और दूसरी तरफ सर्कुलेशन में मौजूद कैश दुगना होकर 34 लाख करोड़ हो गया है। रियल एस्टेट इन पैसों को पार्क करने का एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स बनकर रह गया है। आइए अब आखिरी हकीकत पर चलते हैं।
हमारा मैन्युफैक्चरिंग गैप। हमारे स्थानीय बिजनेस इस वक्त एक लॉजिकल ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसे दोहरी मार समझ लीजिए। पहले तो महंगा कच्चा माल बाहर से आयात करना पड़ता है, ऊपर से उसे बनाने की लागत इतनी ज्यादा है कि फाइनल प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता है। नतीजा, ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में प्रतिस्पर्धा करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इस महंगाई की एक बड़ी वजह हमारी रोजमर्रा की सुविधाओं में ही छुपी है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन को ही ले लीजिए। घरों में बिजली 5 से 7 रुपए प्रति यूनिट मिलती है, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए उद्योगों से 11 से 17 रुपए प्रति यूनिट वसूले जाते हैं। अब जब फैक्ट्रियों को ही बिजली महंगी मिलेगी तो उनका बनाया हुआ सामान भी महंगा ही होगा ना। सरकार की तरफ से मिलने वाले प्रोत्साहन या इंसेंटिव्स में भी बहुत बड़ा गैप है। बड़े कॉर्पोरेशंस को निवेश पर भारी छूट और 110% तक का टैक्स रिफंड मिल जाता है, लेकिन छोटे और मध्यम व्यवसायों यानी एसएमईज के लिए कोई भी समर्पित योजना नहीं है। इससे बाजार का माहौल पूरी तरह से असमान हो जाता है। तो क्या इस पूरे सिस्टम का कोई समाधान है? बिल्कुल है। पहला, हमें देश के अंदर खनिज और संसाधन खोजने के लिए भारी निवेश करना होगा। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए विदेशी खदानों में जॉइंट वेंचर्स करने होंगे। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स का लोकतंत्रीकरण करना होगा ताकि हर छोटे बड़े बिजनेस को बढ़ने का एक समान मौका मिले। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या हमारा ध्यान सिर्फ उन हेडलाइन ग्रोथ नंबरों पर ही अटका रहना चाहिए, या अब वक्त आ गया है कि आम उपभोक्ता की जेब, महंगाई और मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रणालीगत सुधारों पर फोकस किया जाए? इस बारे में जरूर सोचिएगा।